नाजरीन गिरामी, मैं ताप प्रोडक्शन मुंबई के प्रोग्राम हमारे नायाब गौहर के तहत आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उस अजीम खातून से जिसे दुनिया डॉक्टर बानो सरताज के नाम से जानती है। डॉक्टर बानो सरताज हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया, तमाम आलम की ख़वातीन राइटर्स के लिए एक रोल मॉडल हैं। मोहतरमा डॉक्टर बानो सरताज साहिबा अपने आप में एक इनकलाब हैं। हिंदी और उर्दू लिटरेचर की एक यूनिवर्सिटी हैं। अदीब व उदबा की गंगा जमनी तहजीब की रूह रवां हैं। वो हकीकी और तख़य्युलाती तख्लीक़ात की एक आंधी हैं जो आपको अपने साथ ज़मीन से उड़ा ले जाएगी और आसमाने अदब की बुलंदियों की सैर कराएगी। सरताज साहिबा ने बड़ों के लिए अफसाने और नावल लिखे और बच्चों के लिए एक बाबी ड्रामास की बनावट की। मैंने उनकी तौसीह में एक शेर कहा है, मुलाहिज़ा फरमाएं, बानो अदब का ऐसा एक फानूस है जिसमें बानो अदब का ऐसा एक फानूस है, बानो अदब का ऐसा एक फानूस है जिसमें यक लख्त जलती रहती हैं शम्माएं हजारों। नाम डॉक्टर बानो सरताज। यौम पैदाइश 18 जुलाई 1945। जाए पैदाइश ज़िला यवतमाल, महाराष्ट्र। तालीम MA, M.Ed, PhD वगैरह वगैरह। मुलाजिमत एक्स हेड ऑफ M.Ed कॉलेज गढ़चिरौली, एक्स प्रिंसिपल ऑफ जनता कॉलेज ऑफ गढ़चिरौली एंड चंद्रपुर। स्टेटस renowned prose writer of Urdu and Hindi literature। सुकूनत ज़िला चंद्रपुर, सूबा महाराष्ट्र, इंडिया। डॉक्टर बानो सरताज साहिबा की अब तक 110 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। इसे कमाल कहूँ या करिश्मा या एक तमाशा, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। वाकई ये एक जादू है जिसमें से इनकी 110 किताबों में से 57 किताबें उर्दू में हैं और तकरीबन 53 किताबें हिंदी में। आइए हम उनकी किताबों के इस ज़ख़ीरे पर एक सरसरी नज़र डालते हैं, बल्कि एक सरसरी जानकारी डॉक्टर साहिबा से ही हासिल करते हैं। मैं बुनियादी तौर पर नस्र निगार हूँ। नस्र में ही तो मेरी तमाम तख्लीक़ात हैं। मैंने 1968 से लिखना शुरू किया और 1992 में मेरी पहली किताब दायरों के कैदी सामने आई। दायरों के कैदी अफसाना की किताब छप जाने के बाद मैंने काफ़ी दिन तक कोई किताब नहीं छपा सकी। उसके बाद ज़रा सी कमी, अपने हाथों में थामा हुआ मिर्ज़ानी, जिसने मुझे काफ़ी शोहरत दिलाई, ये किताबें सामने आई। और अफसानों की सीरीज़ में मेरी अभी नई किताब आई है, धुंधली परछाइयाँ। अफसानों के अलावा मैंने मज़ामीन लिखे हैं, तहक़ीक़ी मज़ामीन, और इन तहक़ीक़ी मज़ामीन की किताबों में मेरी 4 किताबें अभी तक शाये हो चुकी हैं। माल, उसके बाद में माँ हसद है एक किताब, तीसरी जो है माता इंशाल्लाह इस साल
के आखिर तक सामने आ जाएगी। उसके अलावा उर्दू शायरी और कौमी यकजहती। कौमी यकजहती मेरा पसंदीदा मौजू है, आज के ज़माने में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो कौमी यकजहती और उर्दू शायरी ये मेरी किताब हैं। मैं बच्चों के लिए लिख रही हूँ, तो अदब अतफ़ाल एक मुतालिया मैंने इसमें तकरीबन तमाम आज की ज़माने की ज़रूरत को देखते हुए तमाम मज़ामीन इसमें जमा किए। इसके अलावा मैंने ख़वातीन के लिए काफ़ी लिखा है, और ख़वातीन की ज़िंदगी पर, उनके सवाने पर मेरी 4 किताबें सामने आई हैं, जिसमें से पहली है अव्वल ख़वातीन, हिंदुस्तान की 51 अव्वल ख़वातीन। उसके बाद दूसरी किताब आई है हिंदुस्तान की 41 अव्वल ख़वातीन। इसके बाद हमारी जंग आज़ादी में ख़वातीन ने जो किरदार अदा किया है, उस पर मेरी किताब है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में ख़वातीन। और उसी का चौथा हिस्सा है जो जिसमें आज जैसे अभी फ़िलहाल ओलंपिक में हिंदुस्तान की 2 बेटियों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, उसमें मैंने हिंदुस्तान की जाबाज़ ख़वातीन का जिक्र किया है, उन तमाम ख़वातीन का जिन्होंने खेल के मैदान में और ख़ासतौर से एडवेंचर के प्रोग्रामों में अपनी छाप बनाई है। तर्जुमे में मेरी एक पहली जो किताब आई है वो है घर वापसी का तवील सफ़र। ये हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली और मराठी, इस तरह कई हिंदुस्तानी ज़बानों की कहानियों के ड्रामों के तवील ड्रामों के तर्जुमे हैं। और दूसरी जिसको मैं अभी तक का एक बहुत अहम काम मानती हूँ, वो मेरी 2015 में आई हुई किताब है इलाकाई ज़बानों की कहानियाँ। हिंदुस्तानी आइन में 22 ज़बानों को मान्यता दी गई है, रिकॉग्नाइज़ किया गया है। उन तमाम 22 ज़बानों की कहानियों 2-2 कहानियों के मैंने तर्जुमा किया है, और वो मेरी इस किताब में शाये हुई हैं, इलाकाई ज़बानों की कहानियाँ के तहत। फ़िलहाल जिस पर मैं एक फ़ख्र कर सकती हूँ वो किताब ये आपके सामने पेश है। ये एक जर्मन प्रोफेसर ने हिंदुस्तान में आने के बाद में हिंदुस्तान की कुछ कहानियाँ पसंद की जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए, और उसमें उन्होंने मेरी कहानी फेंकी हुई औरत का इंतखाब किया। एक और है आलमी उर्दू अदब, जानते हैं, एक इंतखाब है हमारी कहानियों का। इसमें मेरी एक कहानी शाये किया है डार से बिछड़ा परिंदा। 41 बाल कहानियाँ भी मेरी किताब है। इसको एक ही साल में 2 बड़े इनाम हासिल हुए। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं उर्दू में नस्र लिखती हूँ, वैसे हिंदी में गद्य मेरी ख़ास विधा है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि जैसी अंग्रेज़ी में बच्चों के लिए किताबें सकती हैं, बड़े सफ़ात पर बड़े हरूफ में खूबसूरत रंगों के साथ में अच्छे कीमती कागज़, चिकने कागज़ के साथ में, वैसी किताबें बच्चों के लिए उर्दू में भी होना चाहिए। मैं 7 साल से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें मैंने सोचा कि बच्चों को वैसी किताब दी जाए जैसे इंग्लिश में बुक बैंक होती है, इस तरह की किताब एटलस साइज़ की हो कि पकड़ने में भी आसानी हो, कागज़ उसका अच्छा हो, तस्वीर से आरास्ता हो, इस तरह की किताब। तो मैंने ये किताब शायद अब जाके 7 साल की मेहनत के बाद में मेरी इस तरह की किताबें शायद हुई, और मैं आगे भी इस सीरीज़ को शुरू कर रही हूँ। इस सीरीज़ के बारे में जो बात मैंने अभी कहा, मैं ख़ास बात बता दूँ कि इसका उन्वान जो मैंने रखा है मज़े का मज़ा और ग़ज़ा के ग़ज़ा, और उसी सिलसिले की मेरी दूसरी किताब है ये दुनिया कॉमिक और कार्टून कैरेक्टर्स की। इन 2 किताबों के बाद में मुझे अब जाके कहीं एहसास हुआ है कि हाँ, मैं अगर बच्चों के राइटर हूँ तो मैं थोड़े बहुत बच्चों के तय अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने कोशिश की है, हमारे हीरो हैं उन पर मैं लिख रही हूँ आजकल अलग किताबें, लेकिन उनमें से पहले मैंने शिवाजी पर एक बहुत अच्छा ड्रामा लिखा है एकांकी, और वो बहुत मकबूल ड्रामा है, बहुत मकबूल हिकायत है, कहानी है, जिस पर मैंने ड्रामा लिखा। इसमें सब ऐतिहासिक तारीख़ी ड्रामे हैं। आइए अब हम डॉक्टर बानो सरताज साहिबा से उनकी ज़ाती और अदबी ज़िंदगी की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरे अदबी ज़िंदगी का आगाज़ ऐसे हालात में हुआ कि जिसमें काबिल ज़िक्र कोई भी बात नहीं। हमारे ख़ानदान में सब लोग बहुत ज़्यादा आला तालीम याफ्ता हैं और अदबी ज़ौक़ रखते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ तक लिखने का ताल्लुक़ है मैं तन्हा आगे आई हूँ।
मैंने 1968 से लिखना शुरू किया और 1971-72 तक मैं काफ़ी लिखने लगी थी। इकबाल मतीन ने मुझे सभा में शायर किया, आबिद सुहेल साहब ने मुझे किताब में शायर किया, पाकिस्तान के रसायल में मैं शायर होने लगी। 1971 में शादी के बाद एक तवील वक्फे तक मैंने नहीं लिखा। कुछ हालात ऐसे रहे कि 10-12 वर्षों तक मैंने कलम हाथ में नहीं लिया, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी का जो दूसरा दौर शुरू हुआ उसमें मैंने आला तालीम हासिल की। आला तालीम डिग्रियों के तनाजुर में मैं कह रही हूँ कि मैंने तालीम हासिल की और कॉलेज में लेक्चरर बनी, और उसके बाद मेरा अदब सफ़र शुरू हुआ। उसमें सबसे बड़ी मदद या मेरे सबसे बड़े रहनुमा थे श्रीपत राय जी। श्रीपत राय जी बाबा अफसाना मुंशी प्रेमचंद जी के बड़े साहबजादे हैं। उनका भी कुछ साल पहले इंतकाल हुआ है। उनसे पहचान कैसे हुई? मैं तो एक छोटे से शहर में रहती थी जहाँ मुझे उर्दू के रसायल मिल जाते थे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि कहानियाँ भेजी कैसी जाती हैं। तो जब मैंने एक आध कहानी मेरी सभा में शाये हुई, इकबाल मतीन उसको देखते थे। इकबाल मतीन ने जब मेरे नाम के आगे बड़े शौक़ से देखा कि मैं एमए हिंदी लिखती हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी 1-2 कहानियाँ हिंदी में मुंतकिल कर दो। मैंने कर दिया। वो कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद के बेटे श्रीपत राय जी की कहानी मैगज़ीन में छपी। एक कहानी शायर हुई तर्जुमाशुदा, दूसरी हुई, तीसरी हुई। 4-5 कहानियों के बाद श्रीपत राय जी ने मुझे एक दिन ख़त लिखा कि बानू, तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, तुम हिंदी में क्यों नहीं लिखते? और उस वक्त मुझे ख्याल आया हिंदी में लिखने का। फिर मैंने हिंदी उर्दू में दोनों में साथ लिखना शुरू किया। श्रीपत राय जी के घर में गई, बहुत सीनियर थे, मुझे बहन की तरह मानते थे। बाद में मुझे बेटी बोलने लगे, और उन्होंने मुझे इन सब बातों से लिखाया। मैं उनके घर गई तो मुझे दिन बैठ के लिखाते थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर आने तक, मेरे वापस आने तक 10 सफ़ात लिख के रखो। उनसे मैंने ये सीखा कि कैसे लगन से काम किया जाता है। मतलब कहानियाँ लिखना या अदब की तख्लीक करना इतना आसान काम नहीं है जितना कुछ लोग समझते हैं। वो भी उतनी ही मेहनत मांगता है, उतनी ही लगन मांगता है, उतनी ही ईमानदारी की मांग करता है जितने और दूसरे हमारे काम मांगते हैं। मैं जैसे जैसे मेरी उम्र ज़्यादा हो रही है, मैं अपने आप को बच्चों के लिए लिखने के लिए ज़्यादा क्वालिफाई समझ रही हूँ। इसके बाद में मौज़ूआत जो हैं, हम जो कहते हैं कि ये मेरी आज की ज़िंदगी है, कि जिसमें मैं सोच रही हूँ कि लिखना है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। बच्चों के मौज़ूआत वो मौज़ूआत हैं जिनको मैं आज के ज़रूरी मौज़ूआत मानती हूँ। बड़ों के मसाइल उसके बाद में आते हैं, लेकिन ये मसाइल में वो हैं जो वो कहते हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। बड़ों के लिए लिखो, लेकिन वापस लौट के वहीं आओ जहाँ तुमको बच्चों के लिए लिखना है। डॉक्टर बानो सरताज साहिबा की शान में एक तौसीह नज़्म एक और बड़े राइटर हिंदुस्तान के हैदर बयाबानी साहब ने कही, जिसके 2 शेर मैं आपको सुना रहा हूँ कि बहुत सी खूबियों से लैस वो खातून है ऐसी, बहुत सी खूबियों से लैस वो खातून है ऐसी, ज़िहानत की अलम बरदार अफलातून है ऐसी, अदब उसका लिखा बच्चों बूढ़ों को खूब भाता है उसमें इल्मियत इतनी कि उस पर रश्क आता है। आपको अब तक बेशुमार सम्मान, एजाज़ात और अवार्ड से नवाजा जा चुका है। पिछले साल 2015 में आपको उर्दू के एक बाबी ड्रामास के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। मैं समझता हूँ कि किसी कलमकार के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि तमाम आलम की बड़ी बड़ी मैगज़ीन्स उस पर आर्टिकल्स लिखें, उस पर अपने ख़ास नंबर निकालें। डॉक्टर साहिबा के साथ ऐसा ही हुआ। बहुत सी बड़ी मैगज़ीन्स ने, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर की बहुत सी मैगज़ीन्स ने आप पे अपने ख़ास नंबर निकाले। कई स्टूडेंट्स ने आप पर पीएचडी की और डॉक्टरेट हासिल की। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा, सबसे उम्दा रसाला है, और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि इस शायर ने मुझ पर 2 शुमारे मेरे नाम से निकाले हैं, और उसके बाद में दूसरा जो है मेरे बच्चों के अदब पर उसने
दूसरा शुमारा निकाल के मेरी जो कदर अफजाई की है उसके लिए मैं शायर की हमेशा ममनून रहूँगी। इसके अलावा मैंने जिन इनामत का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी वो मरकज़ी हुकूमत का जो इनाम होता है, सबसे बड़ा इनाम और सबसे अहम इनाम कि वो लोग जो उर्दू हिंदी दोनों में लिखते हैं उनको दिया जाने वाला इनाम होता है, उसको अहिंदी भाषी या हिंदी तर भाषी पुरस्कार कहते हैं। यानी जिनकी मादरी ज़बान हिंदी नहीं है लेकिन जो हिंदी में लिखते हैं, वो इनाम मैंने शंकर दयाल शर्मा जी से हासिल किया। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार एक बहुत अहम इनाम है और ये इनाम अल्लाह के फजल से मुझे 3 बार अभी तक हासिल हो चुका है। इसके अलावा और तो बहुत से हैं, लेकिन मैं उर्दू वाला जो मैंने उर्दू एकेडमी दिल्ली ने एक पहली मर्तबा किसी ऐसे अदीब को इनाम दिया जो बच्चों के लिए लिखता है सिर्फ, और उन्होंने ये अदब एतफाल पहली मर्तबा मुझे दिया। आज तक तो उसका दूसरा इनाम किसी को दिया नहीं गया है। एक ही बार उन्होंने ये इनाम दिया और ये भी मेरे लिए बहुत काबिल कदर है। इसके अलावा एक इनाम ये होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, रत्नलाल शर्मा पुरस्कार। कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। आइए अब हम आपको इस फिल्म के सबसे नाजुक लेकिन सबसे अहम पहलू से वाकिफ करा रहे हैं। डॉक्टर बानो सरताज साहिबा से गुजारिश करेंगे कि वो एक अपना अफसाना नाजरीन को सुनाएं ताकि हम उनके फन की दाद दे सकें। लेकिन इस वक्त मैं आप सबकी तवज्जो, आप सबका ध्यान और आप सबका अटेंशन चाहूंगा, क्योंकि हमें अब तक कहानी पढ़ने की आदत है, कहानी सुनने की नहीं। तो लीजिए, ये शर्फ भी हम हासिल करते हैं कि हमने एक कहानी भी सुनी सामने बैठकर एक राइटर से, और वो भी डॉक्टर बानो सरताज साहिबा से। तो मुलाहिजा फरमाएं, अफसाना दस्तक। उस ताल्लुक से सुनिए मेरा अफसाना दस्तक। दरवाज़ा मुसलसल खटखटाया जा रहा था। मेरी आँख खुल गई। मैंने उठना चाहा, मगर दर्द की एक तेज़ लहर बदन में दौड़ गई। यासीन को जगाया। वो उठकर दरवाजे तक गए। पूछा, कौन है? हम तुम्हारा नेबर है, दरवाज़ा खोलो। यासीन ने दरवाज़ा खोला। वो बोले, मिस्टर इंस्पेक्टर, तुम शहर के सारे गधे घोड़े बेचकर सोया था क्या? तुमको सुनाई नहीं देता? हम कब से सुन रहा है। तुम्हारा वाइफ कुछ तकलीफ़ में है, पूछो उससे। यासीन मेरे पास आए। मैंने बताया, दर्द से कंधे टूटे जा रहे हैं, दर्द नाकाबिल बर्दाश्त है। यासीन लौटकर उनसे बोले, मेरी वाइफ ने पहले कभी कुएं से पानी खींचा नहीं है, कंधे अकड़ गए हैं उसके। और तुम बाजू में बेखबर सो रहे थे, अजीब अहमक आदमी हो। कोई मेडिसिन, कोई पेन किलर दो उसे। मेडिसिन? यासीन चकराए। मेडिसिन पता नहीं कहाँ होगी, सामान सब पैक है, अब मैं क्या करूं? दरअसल यासीन को डांट लगाने की आदत थी। डांट पड़ी तो बौखला गए। वेट करो, हम लाता है मेडिसिन। उन्होंने फुर्ती से लुंगी को उलटकर कमर में खोसा और अपने घर में चले गए। तकरीबन 10 मिनट बाद लौटे। एक हाथ से टैबलेट आगे बढ़ाकर दूसरे हाथ से गिलास यासीन को थमा कर बोले, ये टैबलेट खिलाओ उसे और गर्म दूध पिलाओ।
यासीन ने शुक्रिया अदा किया तो नहायत बेरुखी से ओके बोलकर चले गए। दूसरी सुबह मैं अपने आप को बेहतर महसूस कर रही थी। यासीन ने 2 कांस्टेबलों को बुला लिया था। उन्होंने सामान खोलकर लगा दिया, कुएं से पानी खींचकर ड्रम भर दिए, बाजार से सब्जी ले आए। शाम तक मेरी गृहस्थी जम गई और अगले 2 रोज़ में सत्यनारायण सर से दोस्ती भी हो गई। नहायत सादा मिजाज और शरीफ इंसान थे। 4 माह कबल मुलाजिमत से रिटायर हुए थे। बड़ा बेटा और बहू अमेरिका में थे, जिनके पास उनकी वाइफ गई हुई थी। पत्थरों से मूर्तियां तराशना उनकी हॉबी थी। यासीन 11 बजे कोर्ट जाते, तब तक मैं बेहद मसरूफ़ रहती। उनके जाने के बाद कोर्स की किताबें लेकर बैठ जाती। मुझे एमए का इम्तिहान देना था। सत्यनारायण सर अपनी वाइफ और ग्रैंडसन को बेहद मिस करते। बेटे कृष्णा की पिता भक्ति उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। मैं अपने मायके और ससुराल की बातें करती। रफ्ता रफ्ता हुआ ये कि दिलशाद सत्यनारायण की बातों और उनके फ़न की महवर बनती चली गई। हर पत्थर में दिलशाद मुजस्सम होने लगी। मैं आसमानों में परवास करने लगी। पत्थर में शबीह होती एक मामूली लड़की की, एक आम सी लड़की की, मगर वो मुझे कुछ इस तरह से उससे मुतारिफ कराते। ये मम्मी से ज़िद करती दिलशाद है, ये फ्राक से नाक पोंछती दिलशाद है, ये स्कूल जाने वाली दिलशाद है, ये पापा से लाड़ करती दिलशाद है, ये किताब पढ़ती हुई दिलशाद है, ये मिस्टर इंस्पेक्टर पर नाराज़ होती दिलशाद है। इस तरह की बातें आम थीं। उस रोज़ वो बड़ी बेचैनी से मेरे मुंतज़िर थे। मुझे बाहर निकलने में देर हुई तो आवाज़ लगाई, दिलशाद भाई फ़ौरन आओ। मैं भागती हुई बाहर आई तो बोले, आज दिलशाद को नए रंग में देखो। कई दिन से तुमसे छुप छुप कर इसे बना रहा था। देखो तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी ये दिलशाद। मैंने दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए बेसब्री से हाथ बढ़ाया, लाइए देखें। उन्होंने मूर्ति मेरे सामने कर दी। जैसी मूर्तियाँ वो बनाते थे उससे कदरें बड़ी थी। बोले, जब तुम दुल्हन बनी थी दिलशाद, तब ऐसी ही लग रही थी ना, मलिका जैसी ग्रेट, कुतुबुत्तरा और उर्वशी की तरह खतरनाक, हद तक हसीन। मैं मबहूत रह गई। महसूस हुआ आईने में खुद को देख रही हूँ। बस एक नज़र मैंने अपनी शबीह पर डाली, फिर बेख्तियार उनके कंधे पर सर रख कर रो पड़ी। आप क्यों मेरा इतना ख्याल रखते हैं? मेरे लिए क्यों इतनी मेहनत करते हैं? वो खुद भी रोने लगे। बोले, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अचानक मेरी नज़र उठी। देखा गेट पर यासीन खड़े हैं। मैंने खुशी से तकरीबन चीखते हुए कहा कि यासीन देखिए, सर ने मुझे क्या तोहफा दिया है। यासीन ने स्कूटर खड़ी की और सीधे अंदर चले गए। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने उनके पीछे जाना चाहा, मगर सत्यनारायण सर ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। बैठो, वो अभी इधर आएगा। और वाकई यासीन ट्रे में 2 गिलासों में पानी लेकर आए, हम दोनों को पेश किया और फिर सीढ़ियों पर हमारे साथ बैठ गए। खुलकर सर के फ़न की दाद दी। रात को यासीन ऑफिस की फाइलें देख रहे थे। मैं आराम कुर्सी पर दराज किताब पढ़ रही थी। दिल में बारहा ये ख्याल आता था कि यासीन से उनके शाम के रवैये के बारे में कुछ पूछूं, मगर झिझक माने होती थी। अचानक यासीन ही ने कुर्सी का रुख मेरी तरफ करते हुए कहा कि दिलशाद, क्या तुम्हें मिस्टर सत्यनारायण का रवैया कभी कभी अजीब नहीं लगता? अजीब यानी कैसा? मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। वो जिन नज़रों से तुम्हें देखते हैं, जिस तरह तुम्हें ट्रीट करते हैं, जिस तरह वो तुम पर इन्हिसार करने लगे हैं, मेरा गला खुश्क हो गया। मैं उन्हें देखती रही, फिर मजबूत लहजे में कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। कैसे महसूस करोगी? जब तुम उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं होती, तब वो मुसलसल तुम्हें घूरते हैं। तुम जहाँ जाती हो, तुम्हारी नज़रें उनका पीछा करती हैं। यासीन, प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज यासीन, मैंने एहतजाज किया। दिलशाद, यासीन जज्बाती होकर बोले, आज जब मैंने तुम्हें उनके कंधे पर सर रख कर रोते हुए देखा तो डर गया। दिलशाद, तुम इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हो कि मैं डरता हूँ कि कोई तुम्हें। मैंने उठकर यासीन के होंठों पर हाथ रख दिया। 2 माह बाद गवर्नमेंट क्वार्टर हमें अलॉट हो गया। सत्यनारायण सर बहुत दिल गिरफ्तार थे, इतने कि मुझे फ़ोन करके उनकी वाइफ को बताना पड़ा कि वो जल्द
लौट आए, उनकी वाइफ उन्हें बेहद मिस कर रहे हैं। हमारा सामान शिफ्ट हो गया। उस रात हमें सत्यनारायण सर के साथ डिनर करके क्वार्टर में जाना था। कृष्णा की ड्यूटी पर से वापस आने के हम मुंतज़िर थे। अचानक सत्यनारायण सर ने कहा, दिलशाद डियर, आज मैं तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के सामने कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। मेरा दिल उछलकर हालत में आ गया। मैं जानता हूँ मैं जो कुछ कहूँगा वो तुम दोनों को पसंद नहीं आएगा, फिर भी मैं कहूँगा ज़रूर। मिस्टर सत्यनारायण, आप कहें जो कहना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि बुरा ना माने। यासीन ने खुलूस से कहा। मैं हरगिज़ कन्फेस ना करता अगर तुम लोग यहाँ से ना जाते। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, 2 माह पहले सब इंस्पेक्टर ने तुम लोगों के लिए जब ये मकान किराए पर लिया तो मुझे सख्त नागवार गुजरा। मैंने मालिक मकान से कहा कि मुसलमान को एक मकान किराए पर मत दो। मैं मुसलमानों को अपने पड़ोस में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं हक्का बक्का रह गई। यासीन की तरफ देखा, उनके चेहरे पर कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नजर न आया। जिल्लत के एहसास से मेरी आंखें भर आईं। यासीन ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोले, मिस्टर सत्यनारायण, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हर शख्स अपना ज़ाती ख्याल रखने के लिए आज़ाद है। ये मेरी दिलशाद है ना, ये घर के बाहर की दुनिया से वाकिफ़ नहीं है। ऐसी बातें सुनकर जज्बाती हो जाती है। आप जल्दी से अपनी बात मुकम्मल करें वरना ये रोना शुरू कर देगी। मिस्टर इंस्पेक्टर, तुम जानते हो मैं आगे क्या कहने वाला हूँ? जानता हूँ। कोर्ट इंस्पेक्टर यूं ही नहीं बन गया हूँ। हर तरह के लोगों से मेरा साबिक़ा पड़ता है। आपने इन 2 महीनों में जो तहफ़्फ़ुज़, जो प्यार हमें दिया है, वो हमसे नफ़रत की बुनियाद पर तो नहीं दिया है। आप सिर्फ ये बताने की ज़हमत गवारा करें कि आपके नज़रिए में तब्दीली कैसे आई। हरचंद के मैं जवाब जानता हूँ, मगर आप खुद बताएं तो बेहतर है। दिलशाद डियर, सत्यनारायण तारीफ़ी नज़रों से यासीन को देखकर बोले, यू आर लकी। तुम्हारा हस्बैंड ग्रेट है, मगर तुम इससे ज़्यादा ग्रेट हो। ये तुम थी दिलशाद, जिसने एक एंजल की तरह मेरे दिल से नफ़रतों की आग को निकाल फेंका। मैं यही तो कन्फेस करना चाहता था कि तुम इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी नेक हो कि सीधी मेरे दिल में घर कर गई। मेरे गुनहगार दिल को पाकीज़ा बना दिया। मैंने घबराकर यासीन की तरफ देखा। उन्होंने शरारती नज़रों से कहा, क्यों? मैंने कहता था। मैंने दोनों हाथों से मुँह छुपा लिया और उसी वक्त सत्यनारायण सर के अल्फाज मेरे कानों में अमृत की धारा बनकर पहुँचे और मेरे वजूद को पिघलाने लगे। दिलशाद, मैंने तुम में लक्ष्मी का रूप देखा, वो लक्ष्मी जिसे मैं 18 साल पहले खो चुका हूँ, जिसके चले जाने से मेरी दुनिया वीरान हो गई। दिलशाद डियर, लक्ष्मी मेरी बेटी थी, मेरी जान थी। मैं बेख्तियार रोने लगी। वो बोलते रहे, पहले रोज़ तुम दोनों थके थकाए आए। मैंने न पानी के लिए पूछा न चाय के लिए। दरवाज़ा बंद करके बैठा रहा ताकि तुम्हारी सूरतें ना देखनी पड़े। कृष्णा ने ड्यूटी से लौटने के बाद तुम लोगों के पास आना चाहा, मैंने उसे भी रोक दिया। मगर रात को जब दिलशाद डियर दर्द से कराह रही थी, मुझे मेरी लक्ष्मी याद आ गई। वो तमाम दिन धूम मचाती, एक पल को चैन से न बैठती, मगर फिर रात को नींद में रोती, अम्मा मेरे पाँव दुखते, बाबा मेरे पाँव दुखते। मैं और उसकी माँ पाँव दबाते तब वो चैन से सोती। मैं अपने आप को रोक न सका, उठकर दस्तक दे दी। उधर तुम्हारा दरवाज़ा खुला और इधर मोहब्बत की किरणें मेरे दिल को एनलाइटन कर गईं। वो चंद लम्हे रुके, फिर बोले, मैं आज भी सोचता हूँ दिलशाद कि अगर उस रोज़ मैंने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक न दी होती तो। मेरी सिसकियों में उनकी आवाज़ डूब गई। सत्यनारायण सर पिछले दिनों गुजर गए। कृष्णा ने फ़ोन किया था, बाबा बीमार हैं, दीदी को याद कर रहे हैं। और मैं दिलशाद आज भी फ़ख्र से सबको बताती हूँ कि उस कट्टर ब्राह्मण ने आखिरी मर्तबा गंगा जल मेरे हाथों से ग्रहण किया था। अभी आपने कौमी यकजहती पर एक बेहतरीन अफसाना सुना। मैं इस बेहतरीन अफसाने के लिए
डॉक्टर साहिबा को दादो तहसीन से नवाजता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपको डॉक्टर साहिबा के एक और हॉबी से रूशनास कराता हूँ और वो है आर्ट ऑफ ड्राई और कचरे से कला। मेरा एक शौक़ है ड्राई अरेंजमेंट। जिस तरह फ्रेश फ्लावर्स की ताज़ा फूलों की अरेंजमेंट होती है, सजाया जाता है, उसी तरह सूखी चीज़ों से बनाई हुई चीज़ें ड्राई अरेंजमेंट कहलाती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मेरे यहाँ लगे हुए ये तमाम चीज़ें, ये ड्राई आर्ट में आती हैं। पेड़ों से जो चीज़ें सूख कर ज़मीन पर गिरती हैं, उन बज़ाहिर तो सूखी हुई चीज़ें, ख़राब चीज़ों को मैं एक दूसरा नया रंग देती हूँ। ये एक आर्ट है। मैं डॉक्टर बानो सरताज साहिबा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना बेशकीमती वक्त निकाला। साथ ही आप सबका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और सुना। हम बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक और नायाब गौहर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।